फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ के बारे में, फ्लड के बारे में। जैसा आजकल भारत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, खासकर बिहार में, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। यानी बाढ़ क्या होता है, बाढ़ के कारण क्या हैं, बाढ़ के प्रकार कितने होते हैं, बाढ़ का प्रभाव क्या होता है, और बाढ़ के संदर्भ में अन्य चीज़ों की भी चर्चा आप लोग से विस्तार से हम लोग करेंगे। तो बाढ़ का जो सामान्य अर्थ होता है कि विस्तृत जब स्थलीय भाग कोई लगातार कई दिनों तक जलमग्न हो जाता है तो उसमें बाढ़ कहा जाता है। यानी कोई भी स्थलीय भाग है अगर कई दिनों तक जलमग्न रहेगा तो हम कहा जाएगा कि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति मानी जाएगी। सामान्य तौर पर बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं कि नदी के कारण बाढ़ आता है, लेकिन बाढ़ का कारण अन्य भी हो सकता है, जैसे सुनामी हो सकती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है, बृहद स्तर पर वन का विनाश हो सकता है, लगातार वर्षा हो सकती है, बादल का फटना हो सकता है, नगरीकरण में विस्तार हो सकता है, आदि कारण बाढ़ के हो सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आप लोग को विस्तार से भी करेंगे। वास्तव में बाढ़ वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप होता है या आपदा होता है जो बाढ़ होता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से बाढ़ की तीव्रता, आवृत्ति, विस्तार तथा परिणाम में वृद्धि हो जाती है। अधिकांश बाढ़ की घटना मैदानी क्षेत्रों में ही होती है। तो बाढ़ वास्तव में तो प्राकृतिक आपदा मानी जाती है, लेकिन मानव की क्रियाकलापों से बाढ़ की तीव्रता, आवृत्ति, विस्तार में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। बाढ़ का अगर हम लोग देखेंगे, बाढ़ का प्रकार क्या होता है, बाढ़ के वर्गीकरण क्या होता है, इसकी एक एक करके चर्चा आज आप लोग से हम करेंगे। तो एक बाढ़ का प्रकार होता है स्थलीय या नदी बाढ़, जिसको जो सबसे कॉमन है, इसको हम लोग लैंड बॉर्न या रिवर फ्लड कहते हैं। नदी बाढ़ की स्थिति तब होती है जब किसी नदी में पानी की मात्रा, उसकी वहन क्षमता जो कैपेसिटी होती है, से अधिक हो जाती है और नदी जल क्या होता है, किनारों या तटबंध जिसको हम लोग बोलते हैं, लेविस बोला जाता है, को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती हैं। और यह स्थिति अत्यधिक वर्षा, हिमानी के पिघलने, बांध के टूटने या बांधों से अधिक जल छोड़ने के कारण हो सकता है। तो नदी में जल बढ़ने का कई कारण हो सकता है, अत्यधिक वर्षा हो सकती है, हिम पिघलने के कारण हो सकता है, बांध टूटने के कारण हो सकता है। जो सबसे कॉमन है, अधिक वर्षा ही होता है। जैसे उदाहरण को समझते हैं, उदाहरण से नदी बाढ़ के संदर्भ में, जैसे कोसी नदी में 2008 में बाढ़ आई थी, तो नेपाल में तटबंध टूटने से कोसी नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था और जिससे 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे और लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ असम में 2022 में आया। इसमें भारी मानसूनी वर्षा हुई तथा डैम से पानी छोड़ने के कारण लाखों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हुई थी, लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आई थी। इसी तरीके से यमुना नदी बाढ़ देखा जाए, दिल्ली में 2023 में आई। इसमें हथनी कुंड बैराज जो है हिमाचल जो हरियाणा राज्य में है, वहाँ से जल छोड़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ आई थी। नर्मदा नदी का बाढ़ जो आया था मध्य प्रदेश में 2022 में, लगातार वर्षा और डैम से पानी छोड़ने के कारण। इसी तरीके से यांगजी नदी जो चाइना की है, 1931 में इसमें जो बाढ़ आई थी, बहुत फेमस बाढ़ थी। इसमें असमान मानसूनी वर्षा हुई, बहुत ढेर सारी मानसूनी वर्षा, बर्फ पिघलने तथा तटीय क्षेत्र में जो जल निकासी थी उसमें कमी थी। जलीय तटीय क्षेत्र में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था न होने के कारण बहुत भयानक बाढ़ आई थी और इसमें 20 से लेकर 40 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मारे गए थे। मानव इतिहास की ये सबसे घातक बाढ़ मानी जाती है, यांगजी बाढ़ जो 1931 में आई थी। मिसिसिपी बाढ़ यूएसए में आई, कई महीनों तक यहाँ पे लगातार वर्षा हुई, जिससे 2.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न हुआ। इसी प्रकार एक और नदी बाढ़ बहुत फेमस है विश्व इतिहास में, ह्वांगहो नदी बाढ़ 1887 में। इसमें 9 से लेके 25 लाख लोगों को मारे जाने की बात मानी जाती है। ह्वांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है और ह्वांगहो नदी को अपने बाढ़ के कारण अधिक कुख्यात होने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। पराना नदी का बाढ़ इसी तरीके दक्षिणी अमेरिका में आया 1983 में। इसमें अल नीनो प्रभाव के कारण भारी वर्षा हुई थी। जैसा हम लोग जानते हैं कि अल नीनो पेरू तट पर, यानी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये गर्म जलधारा जो बहती है प्रशांत महासागर में, इसके कारण वर्षा हुई थी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं नदी में पानी का कई कारण हो सकता है, कैपेसिटी से अधिक पानी होने का कई कारण हो सकता है। ये देखिएगा अल नीनो प्रभाव भी है, इसमें अत्यधिक वर्षा जो सबसे कॉमन कारण है, हिम पिघलना, बांध टूटना या बांधों से अधिक पानी छोड़ने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। विश्व की जो प्रमुख कहा जाता है बाढ़ के लिए कुख्यात नदियों की बात किया जाए कि विश्व में जो नदियां बहुत ज़्यादा कुख्यात हैं बाढ़ के लिए, तो उसमें देखा जाए ह्वांगहो नदी, जिसको पीली नदी कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश में बाढ़ का मेन कारण
होती हैं। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। मिसिसिपी नदी यूएसए में, यांगी नदी चाइना में, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में, मेकांग नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया में, नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में, डेन्यूब नदी यूरोप में और पराना नदी दक्षिणी अमेरिका में और कोलोराडो नदी यूएसए में। ये बाढ़ के लिए बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध नदियाँ, बहुत कुख्यात नदियाँ, अक्सर इसमें बाढ़ की स्थिति आती रहती है। भारत में देखा जाए कि कौन कौन सी नदियाँ बाढ़ ज़्यादा लाती हैं, तो कोसी नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कोसी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। कावेरी नदी में देखेंगे तो डेल्टा क्षेत्र में केवल बाढ़ की स्थिति होती है, जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है उसमें होती है, बाढ़ की स्थिति होती है। महानदी नर्मदा का डेल्टाई क्षेत्र, पूरा क्षेत्र नहीं प्रभावित है। तो इन नदियों में ये बाढ़ के लिए बड़ी कुख्यात है भारत में और विश्व में। विश्व में अगर देखा जाए प्रमुख देश जो हैं जो ज़्यादा नदी बाढ़ से प्रभावित है, उसमें नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश को तो बाढ़ का देश भी कहा जाता है, इतना ज़्यादा बाढ़ आती है। पाकिस्तान 4 नंबर पे, 5 पे वियतनाम, 6 पे थाईलैंड, 7 पे म्यांमार, फिर यूएसए, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये नदी बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित देश हैं विश्व के। भारत में देखा जाए कौन से राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं नदी बाढ़ से, तो सबसे ज़्यादा बिहार है, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे पे यूपी और फिर बंगाल और उड़ीसा और उत्तराखंड का नंबर है। बाढ़ का एक अन्य प्रकार होता है तटीय बाढ़, या इसको हम लोग कोस्टल फ्लड बोलते हैं। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति कई कारणों से हो सकती है, जिसमें सुनामी की घटना हो सकती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण हो सकता है, ज्वार भाटा के कारण, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, तेज वर्षा, कई कारणों से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति आती है। विश्व की प्रमुख नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, उसके बाद भारत, वीडियो में उसके बाद बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, यूएसए, इंडोनेशिया और फिलीपींस क्रमशः ये हैं जो नदी बाढ़ से अधिक प्रभावित है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नदी बाढ़ से प्रभावित जो देश है चीन है, और दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश। बांग्लादेश को तो बाढ़ का देश भी कहा जाता है। आप लोग क्वेश्चन की पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम आपको बता दें कि बांग्लादेश को बाढ़ का देश भी कहा जाता है। भारत में देखा जाए तो नदी बाढ़ यानी बाढ़ से प्रभावित जो सबसे ज़्यादा राज्य वो बिहार है, उसके बाद आसाम है, फिर तीसरे नंबर पर यूपी है और चौथे पर बंगाल और पाँचवें पे उड़ीसा और छठे नंबर पे उत्तराखंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका सहित। तो बाढ़ आने का जो सबसे बड़ा कारण है नदी बाढ़ को हम लोग मानते हैं। इसके अलावा तटीय बाढ़ एक होता है, एक तटीय बाढ़ होता है या कोस्टल फ्लड बोला जाता है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति कई कारणों से हो सकती है, जिसमें रेडिएशन की भी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो टोहोकू सुनामी में सुनामी आई थी 2011 में। इसी प्रकार अभी हाल ही में भी सुनामी आई है रसिया जापान वाले क्षेत्र में, जो कमचटका प्रायद्वीप में सुनामी की बात हुई है। अभी उसमें ज़्यादा विनाश की स्थिति की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। एक और कारण हो सकता है बाढ़ आने का, बादल फटने से, क्लाउड बर्स्ट से बाढ़ हो सकती है, जिसका भी वीडियो हमने आप लोग को ऑलरेडी बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल भी देंगे। बादल फटने का अर्थ होता है कि अत्यधिक तीव्रता से वर्षा होना, यानी अगर किसी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक वर्षा हो जाती है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक वर्षा हो जाती है, तो उसे बादल फटने की घटना कहा जाता है। बादल फटने की घटना मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ध्यान दीजिएगा, बादल फटने की घटना मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ बादल फटने की घटना ज़्यादा होती है, जिसमें हिमाचल में सबसे ज़्यादा घटना होती है। अधिक वर्षा तथा भूस्खलन से और भी तबाही होती है, जैसा हम लोग देखते हैं कि 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के कारण बाढ़ आई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी तरीके से नेल्सन काउंटी यूएसए में 1969 में बादल फटने से बाढ़ आई थी। कराची में, जो पाकिस्तान का एक शहर है, 2009 में बादल फटने के कारण बाढ़ आई थी। बाढ़ आने का एक अन्य भी कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कहते हैं। इसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोग को बना रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण की जो उत्पत्ति होती है ये उष्ण महासागरीय क्षेत्र में होती है, जहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड उससे अधिक होता है। लेकिन हवाओं के सहारे ये चक्रवात तटीय क्षेत्रों में आते हैं और भारी वर्षा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तीव्र पवनों का प्रभाव होता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, तथा बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, इसलिए विनाश बहुत ज़्यादा होता है। हवा भी तेज़ चलती है और पानी बहुत तेज़ बरसता है। इसके अतिरिक्त अति जो होता है वहाँ निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है समुद्री क्षेत्र में,
तो उच्च वेग के कारण तथा वेग इनका ज़्यादा होता है, इस कारण सागरीय क्षेत्र में कुछ जो तूफान महालहर की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। यानी जब चक्रवात आते हैं तो महासागरीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब तथा हवा की तेज गति के कारण तूफान महालहर की उत्पत्ति हो जाती है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं ज्वारीय महालहर कहते हैं, टाइडल सर्ज कहते हैं, उत्पन्न हो जाती है। इससे जब ये तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल रीजन में पहुंचते हैं तो तटीय क्षेत्र को डुबा देते हैं, यानी बाढ़ की स्थिति हो जाती है। जैसे हम लोग 1970 में बांग्लादेश में विश्व का सबसे घातक जो घटना हुई थी, एक भोला नामक चक्रवात से आया था, जिसमें 3 से लेके 5 लाख लोग मारे गए थे। इसी तरीके से नरगिस चक्रवात 2008 में म्यांमार में आया, इसमें मृत्यु लगभग 1.5 लाख लोगों की हुई और चावल की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी नरगिस चक्रवात से, जो 2008 में म्यांमार में आया था। 1999 में उड़ीसा का एक सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें भी काफ़ी तबाही हुई थी, खासकर उड़ीसा राज्य में। 1975 में एक चीन में आया था, चक्रवात आया था, जिसमें मृत्यु 1,70,000 से 2 लाख के लगभग हुई थी। इसी प्रकार का जो चक्रवात के कारण बाढ़ की स्थिति 2005 में कैटरीना चक्रवात यूएसए में आया था, इससे भी भारी तबाही हुई थी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी बाढ़ की स्थिति आती है। लेकिन सुनामी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा जो भारी वर्षा, जो नदियों के बाढ़ से ज़्यादा तबाही हर साल दुनिया की होती है। अब एक और कारण हम लोग कह सकते हैं भारी जल वर्षा, जिसको हेवी रेन कहते हैं। जब लंबे समय तक किसी क्षेत्र पर घनघोर वर्षा होती है तो किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर लंबे समय तक कुछ ज़्यादा वर्षा हो रही है तो बाढ़ की स्थिति हो सकती है। नदियों में बाढ़ का मूल कारण भारी वर्षा ही है, जैसे हम लोग जानते हैं। आकस्मिक प्रचंड वायुमंडलीय तूफानों से होने वाले घनघोर वर्षा से, बहुत तेज़ी से वर्षा होने से बाढ़ उन क्षेत्रों में आती है जहाँ वर्षा की प्रवृत्ति मौसमी होती है। लेकिन कभी कभी जब आकस्मिक वर्षा कुछ ही समय के लिए हो जाती है तो उन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है जहाँ मौसमी प्रवृत्ति होती है वर्षा की। जैसे मानसूनी जो क्षेत्र जलवायु प्रदेश है, सवाना जलवायु प्रदेश है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, यहाँ कुछ महीनों में वर्षा होती है। इसका कारण ये है कि वर्ष के अधिकांश समय यहाँ जल का आयतन न्यूनतम होता है, जिस कारण का जो जल विसर्जन जो होता है वो न्यूनतम होता है। इस कारण जिनके जो होता है अफवाह का बहुत अच्छा विकास नहीं होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में अगर हम लोग देखें जुलाई अगस्त में तो जल विसर्जन 40,000 से 50,000 मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं अगर हम लोग देखें जब वर्षाहीन महीना होता है, जब वर्षा नहीं होती है, तो केवल 1,000 मीटर क्यूब प्रति सेकंड रह जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारी वर्षा यानी जो हैवी वर्षा के कारण जो आकस्मिक वर्षा होती है उसमें बाढ़ की स्थिति वहाँ पे होती है जहाँ वर्षा की मानसूनी प्रवृत्ति होती है, तो वहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अचानक अतिवृष्टि होने से भी नदियों में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो ड्रेनेज सिस्टम का यानी अफवाह तंत्र का विकास सही से नहीं होता है, यानी गहराई कम होती है और चौड़ाई कम होती है। उस तरीके से विकास ना होने के कारण जब पानी बरसता है तो पानी क्या होता है आसपास के तटबंधों को तोड़ के और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है समीपवर्ती क्षेत्र में। सन 2006 में थार रेगिस्तान में क्षेत्र में आई थी, थार रेगिस्तान जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ आने का कारण यह हम लोग कह सकते हैं 2008 में जो सहारा में बाढ़ आई थी। पानी की वर्षा अब बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन चूंकि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है शुष्क क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में, इस कारण बाढ़ की स्थिति कम वर्षा से भी उत्पन्न हो जाती है। एक अन्य भी कारण है नगरीकरण में विस्तार, इंक्रीजिंग जो अर्बनाइजेशन है उसके कारण भी बाढ़ की स्थिति हो जाती है। अधिक नगरीकरण के कारण हम लोग देखते हैं जो धरातलीय सतह को पक्का लोग बना दे देते हैं, इसलिए क्या होता है वर्षा का जल अंतः स्पंदन नहीं होता, यानी सोख के नीचे नहीं जा पाता है। इसके अलावा नाली नालों में विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट जमा हो जाते हैं, जिससे वर्षा जल का प्रवाह नहीं हो पाता है। अधिक शहरीकरण का कारण जो झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, उसको भी लोग पाट देते हैं और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के ये सब प्रमुख कारण होते हैं। कारण इसमें मुख्य क्या है कि धरातलीय सतह पक्का होना, जिससे पानी नीचे रिसके नहीं जा पाता। जो नाले होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों, कागज़, पन्नी का जमा हो जाना, यानी चोक हो जाना, जिसके कारण पानी आसानी से निकल नहीं पाता है। इसके अलावा ताल नदी जो होते हैं,
पोखर होते हैं या जो भी होते हैं, झीलें होती हैं, उसको लोग पाट देते हैं, तो पानी भरने की कोई जगह नहीं होती। इस कारण बाढ़ की स्थिति शहरों में उत्पन्न हो जाती है। जैसा 2005 तथा 2006 में मुंबई में बाढ़ की स्थिति, दिल्ली में लगभग हर साल बाढ़ की स्थिति इसी कारण होती है। 2006 में सूरत में बाढ़ आई। तो नगरीकरण के विस्तार के कारण, उचित ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण बाढ़ की स्थिति मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होती है। बाढ़ के अगर अन्य कारणों में देखा जाए कि बाढ़ के अन्य कौन कौन से कारण हैं, तो उसमें वन विनाश, नदियों का घुमावदार यानी मिएंडरिंग रूप, जैसे नदियाँ सीधे मार्ग से नहीं बहती, मैदानी क्षेत्रों में मिएंडरिंग करती हैं, घूम के बहती हैं, तो उनका फ्लो कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। इस कारण भी नदियों में बाढ़ की स्थिति आती है। नदी में अवसादों या सिल्ट का अधिक जमाव, डैम या बांध का टूटना आदि कई कारणों से अन्य कारण भी बाढ़ के भारत में या दुनिया में हो सकते हैं। जैसा 1970 में और 1917 में टिगरा बांध की विफलता के कारण, टिगरा बांध के टूटने के कारण मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति आई थी। जो टिगरा बांध था टूट गया था, उसके कारण मध्य प्रदेश में बाढ़ आई थी। 1979 में 1979 में मोरवी बांध के टूटने से गुजरात में बाढ़ आई थी। इसी तरीके से 1961 में एक पनसेट बांध था, उसके टूटने से महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी। तो बांधों के कभी कभी टूटने से भी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बाढ़ का अगर देखा जाए विश्व स्तर पे, तो कई कारण हो सकते हैं, जिसमें अत्यधिक वर्षा भी कारण है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कारण है, सुनामी कारण है। ये प्रमुख कारण है जिसके कारण विश्व स्तर पे बाढ़ आती है। इस तरीके से हम लोग कह भी सकते हैं कि जहाँ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने का कारण अत्यधिक वर्षा और नदी के जलस्तर का बढ़ने का कारण है, वही अगर हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए तो बाढ़ आने का मुख्य कारण बादल फटने की घटना को हम लोग मान सकते हैं। जबकि तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी के कारण बाढ़ की स्थिति होती है। जबकि सुनामी की घटनाएँ तो कभी कभी होती हैं। तो तटीय क्षेत्रों में जो मेन कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके अलावा भारी वर्षा भी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। विश्व इतिहास में अगर हम लोग देखें, प्रमुख बाढ़ों की चर्चा अगर हम लोग करें कि विश्व इतिहास में जो प्रमुख बाढ़ की घटना हुई है अब तक, उसके बारे में चर्चा करें, तो एक चीन की बाढ़ आई थी 1931 में। ये दुनिया की सबसे भयानक बाढ़ मानी जाती है, जिसमें 25 से लेकर 37 लाख लोग मारे गए थे। यानी जो चीन की बाढ़ 1931 में आई थी वांगहो नदी में, उसमें लगभग 25 से लेकर 37 लाख लोग की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार येलो नदी जिसको हम लोग हांगहो नदी भी कहते हैं, चीन के शुग भी कहते हैं, 1887 में बाढ़ आई थी। इसमें 9 से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे। इसी प्रकार का बाढ़ जो आई थी, एक और फेमस बाढ़ आई थी, सेंट फेलिक्स बाढ़ आई थी। ये तूफान से आई थी, यानी चक्रवात से आई थी, नीदरलैंड में आई थी 1530 में। इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। एक हनोई में रेड नदी डेल्टा में जो बाढ़ आई थी 1971 में वियतनाम में, माना जाता है लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इसी तरीके से बेगास मलबा स्खलन के कारण जो बाढ़ आई थी बेगास में, जो वेनेजुएला का एक क्षेत्र है, 1999 में इस बाढ़ के कारण बेगास मलबा स्खलन से लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। इसके अलावा और भी तो विनाश होता ही है। ओडिशा का तटीय सुपर साइक्लोन 1999 में आया था, इसके कारण लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। इसी तरीके नगरीय बाढ़ में देखा जाए, जो मुंबई में 2005 में बाढ़ आई थी, लगभग 700 लोग मारे गए थे। तो बाढ़ के कई कारण हो सकते हैं, बाढ़ के कारणों से कई कारणों से विनाश हो सकता है, जिसमें हम लोग देखें नगरीय बाढ़ की हम लोग चर्चा किए, साइक्लोन के कारण चर्चा, लैंडस्लाइड के कारण भी बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इसके अलावा अतिवर्षा के कारण होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, सुनामी के कारण विश्व में बाढ़ की स्थिति अक्सर कभी न कभी किसी न किसी क्षेत्र में बनी रहती है। यदि हम लोग देखें नदी बाढ़ से विश्व में सबसे अधिक मृत्यु अगर देखा जाए किस देश में अब तक हुई है, तो नदी बाढ़ से सबसे अधिक अगर देखा जाए मृत्यु या किसी भी आपदा से अगर हम लोग बाढ़ से अगर मृत्यु की स्थिति देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, तो विश्व में अब तक चाइना में हुई है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तूफ़ानी तरंग से, जो तूफ़ानी तरंगें आती हैं, स्टॉर्म सर्ज होती है, उसके कारण अगर देखा जाए किस देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु अब तक हुई है, तो नीदरलैंड में हुई है। नीदरलैंड का एक खास बात और बता दें, नीदरलैंड का बहुत सा भाग है जो समुद्र तल से भी नीचा है, तो इसलिए जो तूफ़ानी तरंगें आती हैं, लहरें आती हैं, उससे इसके तटीय क्षेत्रों को डूबने की संभावना सबसे अधिक होती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम लोग चर्चा करें बाढ़ के संदर्भ में, तो विश्व बैंक का अनुमान है कि विश्व के लगभग 1.81 अरब लोग प्रत्यक्ष रूप से तीव्र बाढ़ से पीड़ित हैं।
बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जनसंख्या वाले अगर देशों को देखा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की प्रभावित है बाढ़ से, तो चीन की लगभग 39.5 करोड़ जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। भारत में 39 करोड़ दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश में लगभग 9.4 करोड़। बांग्लादेश के लगभग आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित है, इसीलिए बांग्लादेश को बाढ़ का देश भी कहा जाता है। और लगभग 80% भाग जो इसका है बांग्लादेश का, वो बाढ़ से संभावित, बाढ़ से प्रभावित माना जाता है। जो चौथा नंबर आपका है इंडोनेशिया में लगभग 7.6 करोड़ लोग, और पाकिस्तान में 7.2 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित माने जाते हैं। भारत में अगर हम लोग देखें कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक जो बाढ़ से प्रभावित राज्य है वो बिहार है। आजकल देखिएगा बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है। जो जमनिया गांव है भोजपुर ज़िले का, काफ़ी फेमस है, लगभग बाढ़ के लिए आजकल काफ़ी त्रस्त गाँव है। कहा जाता है 200 से 250 घर डूब गए हैं बाढ़ में। आसाम में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। तीसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे उड़ीसा, और चौथे नंबर पे पश्चिमी बंगाल, और पाँचवें नंबर पे उड़ीसा भारत में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत में अगर बाढ़ की स्थिति देखी जाए तो कुछ राज्यों में अधिक है, जबकि कुछ राज्यों में हमारे यहाँ सूखा की स्थिति है। जिसे हम लोग कह सकते हैं राजस्थान, गुजरात का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला क्षेत्र है, तेलंगाना है, या अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे यहाँ सूखा प्रभावित हैं, और कुछ राज्य हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक नदी जोड़ो परियोजना की कल्पना की गई कि अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की नदियों को सूखा प्रभावित क्षेत्र की नदियों से जोड़ दिया जाए नहरों के माध्यम से, तो भारत में जो एक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और एक सूखा से प्रभावित है, दोनों क्षेत्रों की समस्या का समाधान हो सकता है, और भारत की आर्थिक वृद्धि में भी ये सहायक हो सकता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों को हमने जानकारी दी बाढ़ के संदर्भ में। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी अच्छी